गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो अगली थ्योरी है वो है अपर्दन चक्र की, जो कि इससे पहले हमने पढ़ी थी डेविस के द्वारा अपर्दन चक्र की प्रक्रिया, जिसको उन्होंने भौगोलिक चक्र का नाम दिया था, तथा उसमें 3 शब्द जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, त्रिकट या त्रिकूट के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले है हमारी समय, अवस्था और प्रतिफल। ये 3 शब्द उन्होंने लिए थे कि किन किन अवस्थाओं से होके क्या प्रतिफल है और कितने समय में ये प्रक्रिया कार्य करेगी, उसके बारे में उन्होंने बताया था। साथ ही उन्होंने अपने सिद्धांत में उत्थान और अपर्दन की प्रक्रिया को अलग अलग होना बताया। उनका मानना था कि उत्थान जब तक होता है तब तक अपर्दन नहीं हो सकता, और जब अपर्दन की प्रक्रिया कार्य करती है तो उत्थान नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने उत्थान को लघु अवधि में तीव्र गति से होना बताया और अपर्दन लंबी अवधि में धीमे होने वाली प्रक्रिया को उन्होंने बताया। उनके इस सिद्धांत की इन्हीं बातों पे उनका सिद्धांत आलोचना का शिकार हुआ, क्योंकि धरातल जब खुद स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, और धरातल पे आंतरिक और बाह्य दोनों बल कार्य करते हैं, और जब दोनों ही बल कार्य करेंगे तो आप खुद सोचिए, पृथ्वी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया भी काम करेगी, प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया, जिसके द्वारा धरातल पे हलचल होती रहती हैं, और इन हलचलों के माध्यम से ही हो सकता है उत्थान हो या अपर्दन की प्रक्रिया या धसाव की प्रक्रिया भी कार्यरत हो सकती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डेविस के सिद्धांत की जो कमियां रहीं उनको सुधार करते हुए पेंक महोदय ने अपना नवीन सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं पेंक की अपर्दन चक्र की थ्योरी। तो आज हम जो विशेष रूप से अध्ययन करेंगे वो है पेंक का सिद्धांत। देखिए, पेंक की संकल्पना जो थी, ये एक्चुअल में इनका पूरा नाम है वॉल्टर पेंक, जर्मन विद्वान थे, और डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की आलोचना करते हुए उन्होंने अपना मॉडल दिया था 1924 ईस्वी में। 1924 में इनकी जो बुक आई थी, इनकी देखिए, एक तो ध्यान रखना है कि इनकी टाइम कितना था, 1924 ईस्वी में इन्होंने उनके आलोचना करते हुए अपनी जो विचार थे वो रखे थे, और इन्होंने जो अपने विचार या अपनी पत्रिका दी ज्योग्राफिकल रिव्यू, ठीक है, इसमें पत्रिका में दिया था। ज्योग्राफिकल रिव्यू का अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट हुआ या अनुवाद हुआ वो मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैंडफॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैंडफॉर्म, तथा इसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम मतलब प्रक्रिया, अचानक होने वाली एक प्रक्रिया के माध्यम से कोई कार्य पूरा क्या हो, संबंधित हो, और उसका कार्य प्रणाली हमें समझ में आए। पेंक का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना था। विवर्तनिक इतिहास, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि धरातल पे हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में विवर्तनिक प्रक्रियाएं चलती हैं, प्लेटों का खिसकाव चलता है। अब उसमें रचनात्मक भी प्रक्रिया हो सकती है, विनाशात्मक भी हो सकती है, या संरक्षी भी हो सकती है। इन प्रक्रियाओं से कहीं ना कहीं उत्थान और अपर्दन चलेगा, तो उन्होंने इसी के बारे में बताया। और उन्होंने इसके साथ ही बताया किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहाँ की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती हैं। अब इन्होंने डेविस की जो कमी थी उसको यहीं सुधार दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं, उत्थान होगा तो अपर्दन नहीं, ऐसा संभव नहीं, जो विवर्तनिक होगी तो कोई भी कार्य हो सकता है। पेंक के अनुसार कोई भी स्थल रूप संरचना, प्रक्रम व अवस्था का प्रतिफल ना होगा। ये नहीं उन्होंने पहले संरचना होगी फिर उसका प्रक्रम चलेगा, मतलब अवस्थाएं आएंगी फिर उसका प्रतिफल निकलेगा, नहीं, कुछ कार्य आपस में संबंधित होते हैं और साथ साथ चलते हैं। एवं पदार्थों के विस्थापन की दर का प्रतिफल होती है। उन्होंने कहा था कि उत्थान की दर और तथा अपर्दन की दर पदार्थों के विस्थापन की, कि पदार्थ कहाँ जा रहे हैं या किस प्रक्रिया में उठाव व गिराव हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। पेंक ने उत्थान हो रहे धरातल को प्राइमारम कहा था। ये ध्यान रखिए, उत्थान मतलब ये उठने की प्रक्रिया है, तो इसे उन्होंने नाम दिया था प्राइमारम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, प्राइमारम उत्थान, ये उठाव जो हो रहा है, अगर ये कोई पर्वत उठ रहा है तो ये उठाव है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसे उन्होंने नाम दिया, प्राइमारम का नाम दिया था। और यही स्थान ऐसे नीचे ढाल आएगा और नीचे अपर्दित होते होते, जैसे डेविस ने कहा था, नीचे क्या हो जाएगा, समतल मैदान में मिल जाएगा, जहां उन्होंने डेविस में ने क्या नाम दिया था,
पेनीप्लेन नाम दिया था, लेकिन इन्होंने इसी समतल प्राय, अब इन्होंने बिल्कुल समतल नहीं किया, इसमें कुछ छोटे छोटे कठोर पत्थर भी इन्होंने उठे हुए दिखाए, जिसको इन्होंने नाम दिया इंसेलबर्ग। ठीक है, जो पत्थर गड़े रह जाते हैं ना कई जगह, मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे अरावली पर्वतमाला है हमारी, वो गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान में 550 किलोमीटर क्रॉस करते हुए दिल्ली में पहुंचती है, और दिल्ली में इसी अरावली पर्वत श्रृंखला को रायसीना के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो हमारी संसद भवन है, या JNU आपने सुना होगा, JNU यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में रहती है, उसके पास की जो श्रृंखला है वो अरावली का ही पार्ट है, लेकिन वो इतनी घिस गई है कि वहाँ पत्थर गड़े हुए दिखाई देते हैं। तो उन्हीं कठोर चट्टानों को, मतलब जो कठोर कठोर रूप रह गए, उनको इन्होंने इंसेलबर्ग नाम दिया। लेकिन ये भी हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे अपरदित होकर घिस के टूट फूट हो, या प्राकृतिक घटना हो, या मानवीय घटना, जिसके माध्यम से ये क्या हो जाए, बिल्कुल आकृति विहीन समतल मैदान में बन जाए, उसे इन्होंने नाम दिया इंड्रम्प। ठीक है, जैसे उन्होंने डेविस ने पेनीप्लेन कहा था, पेंक ने इंड्रम्प नाम दिया था। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि किसने किसी स्थान विशेष को क्या नाम दिया था। प्राइमरम्प में उत्थान त्वरित गति से, त्वरित मतलब जल्दी से, लघु अवधि में नहीं होता। जैसे डेविस ने कहा था उत्थान एकदम से हो जाए लघु अवधि में, ये मान ली चट्टा उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था उत्थान तेजी से होता है लघु अवधि में। ऐसा कैसे संभव है, कोई विशालकाय पर्वत एकदम से उठ जाए? उसको उठने के लिए जो मलबा है, जो अवसाद है, उसको ऊपर और नीचे की शक्ति इतना आना चाहिए, आंतरिक बल इतना कार्य करना चाहिए कि अगर वो इतनी तेजी से किसी क्षेत्र को उठाएगा भी, तो आसपास के क्षेत्रों पे इतना भूकंपीय प्रभाव पड़ेगा कि तहस नहस हो जाएगा। तो ये संभव ही नहीं है कि अचानक कोई काम हो जाए। लघु अवधि में नहीं होता, बल्कि प्रारंभ में उत्थान लंबी अवधि तक चलता रहता है। ऐसा नहीं कि लघु, ये कैसे चलेगा, दीर्घ अवधि तक, धीरे 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 धीरे, जो कि हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि कोई स्थान उठ रहा है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं उसे उठाव होने में। तो ये प्रक्रिया इन्होंने ली दीर्घ अवधि। मैं दोनों का कंपैरिजन करके आपको बता रही हूँ। वहीं डेविस ने इसको अवधि दी थी लघु अवधि। एक तो ये दोनों का अंतर उन्होंने ठीक किया। पेंक के अनुसार अपर्दन के प्रक्रम उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करते। प्रक्रम ये नहीं, उन्होंने कहा था उत्थान होगा तब तक अपर्दन नहीं होगा, जबकि वास्तविकता मैंने आपको कहा था स्थल पर जो भी घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं। उत्थान और अपर्दन दोनों साथ चलने वाली प्रक्रियाएं। ऐसा नहीं होगा कि उत्थान होगा तो अपर्दन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जिस समय हो सकता है अपर्दन हो रहा हो, उसी समय उत्थान भी हो रहा हो। इसीलिए कई स्थलखंड घिसते दिखाई तो देते हैं, लेकिन उतने नहीं घिसते जितना उसका हमें डर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उठाव भी ले रहा होता है। तो उत्थान और अपर्दन दोनों साथ होने वाली प्रक्रियाएं, ना कि अलग अलग कार्य करने वाली प्रक्रियाएं। पेंक ने अवस्था के स्थान पर प्रावस्था फेसेस नाम दिया था, ये ध्यान रखिएगा, फेसेस तथा इंडवक्लुंग, ये आपको विशेष, ये जर्मनी के थे, तो इन्होंने जर्मनी के ही शब्दों को यूज़ किया था। ठीक है, तो ये हो गया इंटवक्लुंग। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है उत्तर ढाल, तीव्र विकास की अवस्था। इंटवक्लुंग का मतलब आप समझ जाइए, जो जर्मन में है उसका मतलब होता है तीव्र विकास की अवस्था। इसका मतलब अगर डेवी से कंपैरिजन करें तो जो युवावस्था उन्होंने कही थी ये वही है। युवावस्था में तो हम तेज़ी से कार्य करते हैं, तो ये तीव्र विकास की अवस्था है। कहीं ना कहीं हम दोनों को अध्ययन, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है आपके में वो आता है डेविस और पेंक के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मतलब आप डेविस को भी समझाना, पेंक को भी समझाना, लेकिन दोनों को रिलेट करके। तो इसीलिए मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जो जो कमियां थी सिर्फ उन्हीं को क्या किया था, सही किया था। जो डेविस के सिद्धांत की कमियां थी उनको सही करते हुए अपना ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। पहला था आफस्ती जिंडे, कई जगह आपको जिंदे लिखेगा, कई जगह जिंडे भी मिल जाएगा। तो पहली अवस्था आफस्ती जिंडे इंटवक्लुंग, इंटवक्लुंग को हर एक में जुड़ेगा। ठीक है, दूसरी इन्होंने ली थी ग्लीक फार्मिंग। ठीक है, और तीसरा इन्होंने लिया था आवस्ती।
आवस्थी जिंदे। ठीक है, तो 3 शब्द थे, ये आपको ध्यान रखने। कौन कौन से 3 शब्द थे? आवस्थी जिंदे, ग्लीक फार्मिंग और आवस्थी जिंदे। इसमें से जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी पहली अवस्था है आवस्थी जिंदे, वो किससे संबंधित है? तीव्र विकास से। ग्लीक फार्मिंग सम ढाल की अवस्था से, जिसमें समान अवस्था, जहाँ ना तो उत्थान और अपर्दन दोनों क्या होंगे? समान गति से काम करेंगे, इसलिए वो स्थान ना तो बहुत ऊंचा होगा ना नीचा। जैसे पठारी अवस्था होती है ना, पठार मध्य में से समतल और किनारे ढालू नुमा होता है, तो इस प्रकार की अवस्था इस प्रक्रिया में ग्लीक फार्मिंग में को देखने को मिलती है। तीसरी है आवस्थी जिंदे, अवतर ढाल, घटती दर से विकास की प्रावस्था। मतलब अब क्या हो रहा है? अपर्दन तेजी से हो रहा है और अपर्दन के कारण वो जो स्थलकण ऊंचा उठा हुआ था, घिस घिस के अंत में जाके समतल मैदान में बदल जाता है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो है आवस्थी जिंदे की। इंटवक्लुंग मैं आपको पहले ही बताऊँ, इसको कहते हैं विकास। इंटवक्लुंग का मतलब होता है विकास, सीधा सीधा, या इसको युवावस्थाओं से भी आप संबंधित कर सकते हो। ये प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। अब देखिए इसको अगर हम डायग्राम से समझें, ये डायग्राम है, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष है। ये वाई हो गया, ये हमारा आधार तल हो गया। इसमें जैसे हमने डेविस में 2 डायग्राम लिए थे, इसमें डेविस ने 3 अवस्थाएं बताई थी, इन्होंने कितनी बताई हैं? 5 अवस्थाएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ। इन्होंने चाहे अपनी में जो प्रक्रिया 3 बताई हैं, आवस्थी जिंदे या ग्लीक फार्मिंग या आप कहें हम आवस्थी जिंदे, लेकिन प्रक्रम जो चला है इनका चक्र, जिस डायग्राम से इन्होंने प्रदर्शित किया है, उसको इन्होंने 5 अवस्थाओं में बताया। पहली अवस्था में जो प्राइमारंभ इन्होंने बताई थी, मतलब उठाव की अवस्था, इसमें देखिए ध्यान से, ये वक्र ऊपर की ओर जा रहा है, दोबारा बना, ये वक्र ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उठाव। इस समय उत्थान हो रहा है प्लस अपर्दन भी हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये तो तीव्र हो रहा है और इसकी गति अभी क्या है? मंद है। ये फर्स्ट स्टेज की अवस्था में बता रही हूँ कि पहली जो स्टेज होती है उसमें उत्थान हो रहा है और उत्थान के साथ अपर्दन भी हो रहा है, लेकिन उत्थान की जो गति है वो अपर्दन की गति से तेज होने के कारण तो हमें अपर्दन पता ही नहीं पड़ता, हमें उठाव की प्रक्रिया ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन चल दोनों साथ रहे हैं, जो ज़्यादा कार्य करेगी वो हमें ज़्यादा चीज़ दिखाई देगी, जो धीमे होगी वो हमें प्रक्रिया दिखाई नहीं दे पाती है, कई बार उसको ओवरलैप कर लेती है। तो इस अवस्था को उन्होंने नाम दिया था प्राइमरम। दूसरी अवस्था में देखो, जितनी तेज़ी से फर्स्ट स्टेज में ये उठा है उतनी तेज़ी से सेकंड में नहीं उठा। यहाँ से 0 से ऊपर गया कितनी तेज, लेकिन सेकंड में यहाँ पे आके इतना नहीं उठा जितना पहले। इसका मतलब अब सेकंड स्टेज की बात करें तो उत्थान अभी भी है और अपर्दन भी है, दोनों ही हैं। लेकिन अब उत्थान की गति क्या हुई? तीव्र तो थी, लेकिन अब किसकी गति बढ़ गई? इसकी भी गति बढ़ गई। अब मान लीजिए पहले इसकी गति फर्स्ट स्टेज में 3:1 मान लें, ठीक है। 3 की गति से, 3 की स्पीड से चल रही है क्या? उत्थान, और 1 की स्पीड से चल रहा है क्या? हमारा अपर्दन। लेकिन अब हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं, ये सेकंड स्टेज की बात करें, इसमें क्या होगा? उत्थान हो रहा है 2 की गति से और अपर्दन हो रहा है 1 की गति से। तो अब उत्थान क्या हुआ? अब 1 की बजाय 1.5 कर लेते हैं, ठीक है। दोनों क्या हो गए? 0.5 का ही तो अंतर हुआ। तो इसलिए क्योंकि उत्थान तो हो रहा है लेकिन अपर्दन उसको थोड़ा थोड़ा अब उस हमें दिखाई देने लग गया, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा उठी दिखेगी, क्योंकि वो टूट फूट भी हो रही है। अब आ जाते हैं हम तीसरी अवस्था में, ठीक है। अब तीसरी अवस्था में मान लीजिए हमारा जो उत्थान है, अगर वो 1 चल रहा है तो हमारा जो अपर्दन है, या 2 चल रहा है तो हमारा अपर्दन भी क्या हो गया? 2। दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। जितना उत्थान होगा उतना अपर्दन होगा, तो ना तो चीज़ बढ़ पाएगी ना ज़्यादा घट पाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे? समतल। तो ये जो स्थिति समढाल की होती है वो किस अवस्था में होती है? कि जितनी गति से अपर्दन काम कर रहा है उतनी ही गति से अब दोनों बराबर काम करेंगे, तो हर एक अपनी जब समान बल दिखाएगा तो ना तो कोई बढ़ा हुआ दिखेगा ना कोई घटा हुआ दिखेगा। ऐसी स्थिति समतल की स्थिति पठारी क्षेत्रों में आपको दिखने, पठार मध्य में से समतल किनारे ढालूमा, तो ऐसी आकृति कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी। तो ये हो गई तीसरी अवस्था।
अब आते हैं हम चौथी अवस्था पे। चौथी अवस्था में क्या होगा, अब देखिए ये जो तीसरी के F से हम यहाँ से चले A से, ये A है, ये हमारा B है या C, तो यहाँ से 0 से C तक आए बहुत तेज, C से D आए कम बढ़ा, D से E में हमारी अवस्था क्या हो गई, समतल हो गई। अब E से H में घट रहा है, इसका मतलब उत्थान अभी भी है और अपर्दन भी है, लेकिन उत्थान 2 था तो अपर्दन की गति क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब अब उत्थान उतना नहीं दिखेगा जितना कि हमें अपर्दन दिखेगा, इसलिए वो चीज़ उठी हो रही है, लेकिन अपर्दन ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, हमें उत्थान उतना महसूस नहीं होगा, इसलिए घट रही है। ठीक है, अब पांचवी अवस्था में और देख लिए, उत्थान हमारा कितना चल रहा है, मान लीजिए 2 ही है, और अपर्दन भी चल रहा है, लेकिन अपर्दन क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब टूट फूट ज़्यादा दिखाई देगी ना, घिसना ज़्यादा दिखाई देगा, और उत्थान नहीं दिखेगा ना, मतलब कम होता जाएगा। अगर 2 है तो 1 हो जाए मान लीजिए, तो 4 का अंतर पड़ गया ना, 4 गुना ज़्यादा है। इस वजह से वो क्या होगा, हमें अपर्दित प्रक्रिया दिखाई देने लगती है, और उत्थान जो इतना धीमा हो जाता है कि हमें अपर्दन ही दिखाई देता है, उत्थान उसके पीछे छुप जाता है। धीरे धीरे वो प्रक्रिया नीचे समतलीकरण की ओर आती है। तो इसमें कुछ पत्थर गड़े हुए देखिए, जिसको मैंने कठोर चट्टानें बताई थी, जिसको इन्होंने इंसेलवर्ग नाम दिया था, और जो समतल मैदान में यहाँ आके बदल जाती है। पांचवी अवस्था का जो आखिरी बिंदु है, जहाँ पे वो पर्वतीय क्षेत्र है, जो भी उठा हुआ क्षेत्र है, धीरे धीरे अपर्दित होकर किस में बदल जाता है, समतल प्राय मैदान में, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, इंड्रम्ड। मैंने आपको बताया था इंड्रम्प नाम दिया था इन्होंने, तो जैसे उन्होंने डेविस ने पेनीप्लेन दिया था, उन्होंने इंड्रम्प दिया था। तो ये पांचों अवस्थाएं इसी तरीके से इस चक्र में कार्य करती हैं। अब चाहे हम ऊपरी वक्र की बात करें, चाहे हम निचले वक्र की, जितना परिवर्तन आपको ऊपर वाले में नहीं दिखाएगा, जितना निचले वक्र में आपको तेजी से परिवर्तन दिखाई देगा। देखिए समान प्रक्रिया, बी से सी में कितना अंतर आया, डी से ई में, ई एफ से जी में, एच से एच में। तो ये परिवर्तन क्या दिखा रहा है कि जो स्थान इतना ऊंचा था वो धीरे धीरे घिस के समतल प्राय मैदान में, इंड्रम्प में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इनकी अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले है हमारी आफस्ती जिंडे की बात कर रहे हैं। पहली अवस्था आफस्ती जिंडे लिखी हुई है, ये प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। मैंने आपको डायग्राम में समझा ही दिया। इस निरपेक्ष ऊंचाई एवं सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है। तो उच्चावच में वृद्धि तो हो रही है, मतलब अपर्दन चल रहा है, लेकिन उतना तीव्र नहीं है जितना उत्थान है। नदी घाटियों के ढाल तीव्र उत्तल होते हैं, तीव्र उत्तल मतलब ढाल तीव्र, खड़े ढाल। इसी समय प्राइमारंभ पर अपर्दन व उत्थान से अनेक सोपानों का निर्माण, सोपान का मतलब सीढ़ी नुमा आकृति, ऐसी शेप आपको पर्वतीय क्षेत्र में दिखे सीढ़ी नुमा, इसे हम कहते हैं सोपान। तो भाई तीव्र ढाल आया, फिर उसको क्या हुआ, कटा हुआ, उत्थान भी हो रहा है, फिर उठ गया, फिर तीव्र कटाव प्रक्रिया ये चलती रहती है। डायग्राम में भी मेंशन है, देखिए ये तो प्राइमारंभ की अवस्था है, फिर ये टूट फूट हो रही है, लेकिन अपर्दन और उत्थान चल रहा है, जिसके कारण वो जल की गति ऊपर से नीचे आने पे अलग अलग हो जाती है। इसमें कई प्रकार की आकृतियां भी बनती हैं, ठीक है, जैसे पिडमांट में चबूतरे के नुमा, बीच में अगर मान लीजिए मैं ऐसी मैंने आपको शेप बताई, तो ये हिस्सा कैसे चबूतरे नुमा बन गया ना बीच में, ठीक है, चबूतरे नुमा शेप बन जाती है। तो इसके कारण ही इसको यहाँ कहा जाता है पिडमांट मैदान। जो पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के उसे पिडमांट मैदान कहते हैं। और ऊपर से जो भी मलबा टूट फूट के आएगा वो नीचे जाके जमेगा भी, तो इसे कहते हैं निक्षेप, या जहाँ पे वो जमता है पर्वत पदीय क्षेत्र में उसे बहादा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको, और जो निचले क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जब थोड़ा सा जलीय क्षेत्र, वहाँ वो बालसन का निर्माण। तो कई प्रकार की आकृतियाँ इनके द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा है हमारा इसी में ग्लीक फार्मिंग इंटवक्लुंग, यह है समान विकास की अवस्था है। मैंने आपको बताया ना, तीसरी अवस्था में जितनी तीव्र गति से उत्थान होगा उतनी ही तीव्र गति से अपर्दन, मतलब दोनों की दर समान रहेगी। इस वजह से वो आकृति कैसी बनेगी, समतल बनेगी। इस अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच में ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी, क्योंकि इस अवस्था में उत्थान और अपर्दन की दर बराबर होती है। इसमें उत्थान व अपर्दन की दर के आधार पर इसे तीसरी उप अवस्थाओं में बांटा गया। इसको मतलब मैंने अवस्थाएं आपको बता दी थी, पांचवें तीसरे नंबर की ये प्रक्रिया है।
आखिरी है हमारी आवस्थी जिंडे इंडवक्लुम। इस प्रावस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है, मतलब उत्थान ना के बराबर रह जाता है, लेकिन अपर्दन क्या होता है, चलता रहता है। परिणाम स्वरूप निरपेक्ष ऊंचाई व सापेक्ष उच्चावच में कमी। अब ऊंचाई में कमी आएगी, अब तो क्या होगा, घटने लगेगी। घाटियों के पार्श्व ढाल में लगातार अपर्दन, किनारों पे अपर्दन होगा, जिससे पार्श्व ढाल दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो ऊपरी गुरुत्व ढाल जिसे वास्चुजेन कहते हैं, और निचला वॉश ढाल हेलेन हैंग कहते हैं। तो ये को ध्यान रखने का, दोनों ढालों की स्थिति भी मैंने आपको यहाँ मेंशन की है, दोनों ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एक तो ऊपरी और एक निचला, गुरुत्व ढाल और वॉश ढाल। इसमें दोनों गुरुत्व ढाल ऊपरी वक्र पे तो जो भी चीज़ आएगी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही आएगी, और वॉश ढाल जो कट फट टूट फूट होके जो मलबा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। इसी ढाल इंसेल्वर व इंड्रम में पहले इंसेल्वर कठोर चट्टानों के रूप में गढ़े देखते हैं, और बाद में वो चट्टानें भी कटफट के समतल मैदान में बदल जाती हैं। तो पेंक ने ढालों के विकास से संबंधित ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, इनके सिद्धांत का नाम था ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया। एक ढाल का प्रतिस्थापन दूसरे ढाल में होता है, एक अवस्था से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी, ये तो लेकिन अगर हम बात करें तो 3 रूप लिए थे इन्होंने, आवस्थी जिंडे, ग्लीक फार्मिंग और आवस्थी जिंडे, तो इनको आप ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी किसकी थ्योरी, पेंक महोदय की थ्योरी। ये थ्योरी कुछ अलग नहीं थी, सिर्फ डेविस के सिद्धांत की जो कमियां रह गई थी, सिद्धांत वहीं से लिया, इनको नींव भरी भराई मिल गई, बस उसको सुधार किया इन्होंने, और उसको सुधार करके ही इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया था, ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये है डेविस की अपर्दन चक्र की थ्योरी।